हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये जेई मेंस का 2019 9th Jan 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है मूविंग इन 2 डायमेंशन। उस पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हें बता रखी है, हाँ, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। ठीक है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी बता रखी है एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। और तुम देख रहे हो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, और वेलोसिटी का जो, अच्छा कोई नहीं कर रहा, मुझे लगा तूने पूछा है। ठीक है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज के एक्स। अब ध्यान दो, जनरली इस तरह के जब हम क्वेश्चन आते थे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें दे रखा है, उसको इंटीग्रेट करके एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पता है, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को डी वाई बाई डी टी लिख के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, दोनों को आपस में रिलेट करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पर ऐसा इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई। तुम देख रहे हो इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और टी। नोटिस किया? जो तुम्हारी ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी हुई है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल, वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल, टाइम वेरिएबल। ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? कोई भी इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट कर पाओ उसके लिए उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए ना। एक वेरिएबल वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, दूसरे वेरिएबल वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आंसर आ जाता है। पर यहाँ तो फंस गए, यहाँ पे वेरिएबल 3 3 है। ठीक है ना, ऐसे सेकंड वाली इक्वेशन में भी देख लो, 3 3 वेरिएबल है, एक्स है, वाई है और टी है। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन इंटीग्रेट कैसे करें? बेचारी इक्वलिटी की तो 2 ही साइड्स हैं। तो चलो, कभी भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे? हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई कोऑर्डिनेट होता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम टाइम को एलिमिनेट करते थे, एक्स और वाई में रिलेशन निकालते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाती थी। सेम दिमाग तुम यहाँ लगाओ, तुम्हें अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है? तुम्हें टाइम को एलिमिनेट करना है, और इन दोनों इक्वेशन में से टाइम को एलिमिनेट करना है, तो सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो ना। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एक्स बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई। और राइट हैंड साइड पे के वाई अपॉन के एक्स में के से के कैंसिल, क्या आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स। और अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। ध्यान दो, टाइम एलिमिनेट हो गया, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, वाई वाले टर्म को दूसरे साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू। और नोटिस करो, हाँ नव्या गुड इवनिंग, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लिमिट्स नहीं ले रहे। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर तुम्हारा जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल कंडीशंस नहीं दे रखी। और क्वेश्चन में दे रखा होता पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 1, 2, तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, बाद में एक्स कोऑर्डिनेट 1 से एक्स चला गया, वाई कोऑर्डिनेट 2 से वाई चला गया। तो जहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट्स तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे जब लिमिट्स के बिना हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो हमें साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा? ठीक है ना, क्या ऐड करना पड़ जाएगा? राधिका बता रही है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। इससे मिलती जुलती कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। ठीक है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकालनी थी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना था, तो हमें इक्वेशंस में से क्या करना था? टाइम को एलिमिनेट। बस हमने टाइम को एलिमिनेट किया और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दिया। क्लियर हुआ? थॉट प्रोसेस समझ में आया सबको? ठीक है ना, डन है। हाँ कोई नहीं, राधिका देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा 10th जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ये क्यूब बना के दिखा रखा है एक्स वाई प्लेन में, और क्यूब की साइड हमें ए बता रखी है।
क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक वेक्टर ढूंढना है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD। ABOD के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, और पीछे वाला फेस BEFO, BEFO के सेंटर पे खत्म हो रहा है। ये वेक्टर G to H, ये पॉइंट G और H जो मैंने मार्क करके दिखा रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ढूंढना है। चलो सबसे पहले मुझे G के और H के कोऑर्डिनेट्स बता दो बेटा। G के और H के कोऑर्डिनेट्स बता दो। चलो मुझे D का कोऑर्डिनेट बनाओ, बताओ D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। D का X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A, Y कोऑर्डिनेट 0, Z कोऑर्डिनेट 0, तो A, 0, 0। ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, B का कोऑर्डिनेट 0, 0, A, और तुम देख रहे हो G वाला जो पॉइंट है वो B और D के सेंटर पे दिख रहा है क्या, ठीक है ना। तो B के कोऑर्डिनेट पता है, D के कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंटर G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो X कोऑर्डिनेट A प्लस 0/2, A/2, Y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 0/2, 0, Z कोऑर्डिनेट 0 प्लस A/2, A/2। G के कोऑर्डिनेट आ गए। और ऐसे अब H का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो H के कोऑर्डिनेट को ढूंढने के लिए मैं हेल्प लेता हूँ चलो ओरिजिन की और E की। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट तो 0, 0, 0 तुम्हें पता ही है। E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका हमारा X कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, Y कोऑर्डिनेट A, Z कोऑर्डिनेट A, तो 0, A, तो O ओरिजिन E का मिड पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो H का कोऑर्डिनेट आ जाएगा X कोऑर्डिनेट 0 प्लस 0/2, 0, Y कोऑर्डिनेट A प्लस 0/2, और Z कोऑर्डिनेट A प्लस 0/2। तो GH वेक्टर जब हमें ढूंढना है तो वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम A/2, 0, A/2 एंड एंडिंग एट 0, A/2, A/2। तो GH वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 i कैप, अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम x1, y1, z1 एंड एंडिंग एट x2, y2, z2 किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ध्यान दो, x2 माइनस x1 A/2 माइनस 0, A/2 i कैप, y2 माइनस y1 0 माइनस A/2 माइनस A/2 j कैप, और z2 माइनस z1 A/2 माइनस A/2 0। एक सेकेंड, जी एच निकालना था ना मुझे, तो मुझे 0 माइनस A/2 करना चाहिए था। G2H वेक्टर ढूंढना है, तो मेरा इनिशियल पॉइंट जो है वो G कोऑर्डिनेट है, और फाइनल पॉइंट जो है मेरा H के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो y2 माइनस y1 0 माइनस A/2, यहाँ पे माइनस A/2 आएगा, और A/2 माइनस 0 यहाँ पे प्लस A/2 आएगा। 31 क्या आंसर है इसका, क्या आंसर बन जाएगा इसका, A/2 j कैप माइनस i कैप, A/2 j कैप माइनस i कैप। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। आया समझ में, आया सबको, ठीक है ना। सिंपल वेक्टर से क्वेश्चन है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का क्या आ जाएगा फॉर्म, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28, 9 Jan 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दो कार्स दे रखी हैं, दोनों की में रेस चल रही है। कार ए बी दोनों यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, इनिशियल टाइम मैंने t इक्वल टू 0 मान लिया है। फिनिशिंग पॉइंट पे कार ए पहुंच रही है कार बी से t टाइम पहले। क्वेश्चन की लैंग्वेज, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी। तो कार बी से कार ए की स्पीड v ज्यादा है, और उसे टाइम कार बी से t कम लगा है। तो कार बी का टाइम t नॉट प्लस टी में एज्यूम कर लूँ, तो कार ए का टाइम t नॉट है, और कार बी की स्पीड अगर मैं v नॉट एज्यूम कर लूँ तो कार ए की स्पीड v नॉट प्लस v स्पीड से ज्यादा उसे क्रॉस कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि v की वैल्यू बताओ। v नॉट और t नॉट क्वेश्चन में दिए नहीं है, v नॉट और t नॉट मैंने एज्यूम किए हैं। और एक चीज मुझे और एज्यूम करनी पड़ेगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। पूरे डिस्कशन के अंदर कार ए और कार बी के लिए चीज सेम जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कार ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वही कार बी का डिस्प्लेसमेंट है।
तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जब सेम है तो वो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस एज्यूम कर लिया, और डिस्प्लेसमेंट एस से ही मैं इन क्वांटिटीज को, वेलोसिटी को, टाइम को रिलेट करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो पहले मैं टाइम को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों के टाइम को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करूँ तो क्या इक्वेशन लगाएंगे हम लोग? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बता रखा है, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो कार दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम जो लगा होगा वो किसके बराबर होगा? 2s बाई ए का अंडर रूट। तो ध्यान से देखो, कार ए को पहुंचने में जो टाइम लगा, कितना लगा होगा? √2s बाय a1। और कार बी को जो पहुंचने में टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा? √2s बाय a2। और दोनों का डिफरेंस, दोनों कार ए और कार बी के पहुंचने के टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है? t। पहली इक्वेशन समझ में आई सबको? ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो कार बी कार ए से टी टाइम ज्यादा ले रही है, उस टाइम टी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड के टर्म्स में। चलो आगे फिर से दिमाग लगाते हैं। दोनों की वेलोसिटीज को रिलेट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट से। फिर से कार ए और कार बी का डिस्प्लेसमेंट सेम है ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की हेल्प लेके टाइम को रिलेट कर चुका हूँ, वेलोसिटीज को रिलेट करने जा रहा हूँ। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोथ कार्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी तो इनकी वेलोसिटी किसके बराबर होने वाली है? √2as। तो कार ए की वेलोसिटी हमारी कितनी होने वाली है? √2a1s। कार बी की फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? √2a2s। और दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस क्वेश्चन में हमें v बता रखा है। ठीक है ना, अब तुम्हें v को एक्सप्रेस करना है a1, a2 और t के टर्म्स में। जो ऑप्शंस के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन में v फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन जो हमारे a1, a2 और t के टर्म्स में। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में a1 और a2 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम t आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने s एज्यूम किया है उस s को तुमने एलिमिनेट करना है। ऑब्वियसली v a1, a2 और t से रिलेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो राधिका, ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दे, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा तेरा? v अपॉन टी। और लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को तो डिवाइड कर, तो ध्यान दे √s वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड करने पे क्या रह जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास रह जाएगा √2a1 माइनस √2a2 अपॉन में √2/a2 माइनस √2/a1। ध्यान दो, √2 भी पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो गया। अपने पास क्या आ गया? √a1 माइनस √a2 अपॉन में √a1 माइनस √a2 अपॉन LCM √a1 a2। √a1 माइनस a2 से √a1 माइनस a2 कैंसिल हो गया, √a1 a2 रह गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। v का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास? v का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास? √a1 a2 इंटू टी। कैसे किया रिलेट, समझ में आया सबको? कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, 11 जनवरी 2019 शिफ्ट 1। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में पार्टिकल दे रखा है। इस पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा है, 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री। तुमसे कहते हैं प्रोजेक्ट करने के 1 सेकंड बाद इसका रेडियस और कर्वेचर बताना है। ABCD चार ऑप्शन बता रखे हैं। तो कोई भी पाथ है, कोई भी हमारे पास जिगजैग पाथ है, तो किसी भी जिगजैग पाथ के ऊपर अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो उस छोटे से एलिमेंट को हम क्या मान सकते हैं? कोई भी हमारे पास जिगजैग पाथ है, तो जिगजैग पाथ पे अगर मैं कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो उस छोटे से एलिमेंट को हम क्या मान सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ठीक है ना, ये पुरानी बात हो गई। यहाँ क्वेश्चन चल रहा है रेडियस और कर्वेचर का गरिमा। तो क्या कहानी बताई थी रेडियस और कर्वेचर जब मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था? किसी भी कर्व के एक छोटे से पार्ट को हम क्या मान सकते हैं? किसी सर्कल का पार्ट। किसी भी जिगजैग पाथ के ऊपर हम छोटा सा एलिमेंट ले लें तो वो छोटा सा एलिमेंट किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, और जिस भी सर्कल का वो पार्ट है उस सर्कल के रेडियस को ही हम यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है ना,
तो चल अभी पहले तो 1 सेकंड बाद हम इसकी वेलोसिटी के ऊपर दिमाग लगा लेते हैं। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है स्टार्टिंग में? 10 cos 60 कितना हो गया? 5। इसका y कंपोनेंट कितना हो गया? 10 sin 60 कितना हो जाएगा हमारा? 10√3/2, 5√3। ठीक है ना? 1 सेकंड बाद हमारा पार्टिकल कहाँ पर होगा? 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहने वाला है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। y कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? g, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी ना, टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। 5√3 10 से बड़ा 10 से छोटा? 5√3 10 से बड़ा 10 से छोटा? 10 से छोटा है। तो 5√3 माइनस 10 वैल्यू क्या आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 5√3 है, 1 सेकंड में उसमें 10 का चेंज आएगा। वेलोसिटी 5√3 से 5√3 माइनस 10 नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके कहीं आगे जा चुका है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 5 ही होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो चुका होगा 5√3 माइनस 10 नेगेटिव में, दैट इज 10 माइनस 5√3 डाउनवर्ड्स। ठीक है ना? वेलोसिटी 5√3 माइनस 10 नेगेटिव आ रही थी ना, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड है, मैंने डाउनवर्ड दिखा दी। और अब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में ऑलरेडी नेगेटिव दिखा चुका हूँ, तो मैग्नीट्यूड 5√3 माइनस 10 की जगह 10 माइनस 5√3। खैर ये पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी इन दोनों का अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके। और जब 1 सेकंड पे हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे मैं ले लेता हूँ छोटा सा एलिमेंट। ये छोटा सा एलिमेंट जिस भी सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल को तुम्हारे सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए सही, जब ये पार्टिकल इस एलिमेंट पे मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं कि इस सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, सर्कल के सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ध्यान दो, पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड। ठीक है ना? ये एंगल मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, इस एंगल की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा, कौन सा एक्सेलरेशन? जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा होगा। और जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या कर रहा होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। तो जी साइन थीटा क्या है हमारा? रेडियल कंपोनेंट। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव होता मान रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है, किसके बराबर हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। ठीक है ना? चलो, जी साइन थीटा, वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्कशन के अंदर। और ये एंगल मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी का थीटा मान रखा है वी वाई के साथ। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा वी एक्स के बराबर, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा वी के बराबर। ठीक है ना? तो साइन थीटा को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? साइन थीटा इज इक्वल टू वी एक्स बाय वी। ठीक है ना? तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? वी क्यूब अपॉन जी इंटू वी एक्स। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं मैं? पहले तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5√3 का स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके मैंने रूट ले लिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्यूब अपॉन जी, जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 लेने को बोला, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन 5 रह रहा है। अब आगे तुमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आए वो हमारा आंसर। ठीक है ना? इन्होंने 2.77 निकाल रखा है और अप्रोक्सीमेटली 2.8 बता रखा है। आगे समझ में आ गया? कैलकुलेशन तो कर लोगे आगे, इसके आगे सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ रहा है।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 41, जेई मीन्स 2015 में आया था ये क्वेश्चन। के अंदर तुम्हारे पास क्लिफ है, क्लिफ को मैंने एक टावर से ड्रॉ करके दिखा दिया है जिसकी हाइट 240 मीटर बता रखी है। क्लिफ के टॉप से हमने टॉप पे जाके दो स्टोन्स को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया है। स्टोन 1 को 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड, स्टोन 2 को 40 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड। ठीक है, और फिर तुम्हें चार इन्होंने ग्राफ बना के दिखा रखे हैं। ग्राफ किसके बीच में? तो ग्राफ में तुम्हारा वाई एक्सिस पे तो उन्होंने मार्क कर रखा है y2 माइनस y1, और एक्स एक्सिस पे मार्क कर रखा है टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन? रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, हमें सेकंड स्टोन के मोशन को ऑब्जर्व करना है। किस पे बैठ के? फर्स्ट स्टोन पे बैठ के। तो चलो मुझे ध्यान दो, तुम्हारे पास दो स्टोन है, दोनों को तुमने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, दोनों हवा में आ गए। जब दोनों एयर में है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। अब हमें पार्टिकल 2 के मोशन को ऑब्जर्व करना है पार्टिकल 1 पे बैठ के। तो चलो पार्टिकल 1 पे जाके बैठ जाओ। पार्टिकल 1 पे बैठते ही हमें क्या लगेगा? हम तो रेस्ट पे हैं। ठीक है ना, पार्टिकल 1 पे बैठते ही हमें क्या लगेगा? हम तो रेस्ट पे हैं। पार्टिकल 2 में जो वेलोसिटी थी 40 थी। पार्टिकल 1 पे बैठते ही हमें लगा हम तो रेस्ट पे हैं, हमारे में जो वेलोसिटी है वही हमें पार्टिकल 2 में फील होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें उसकी वेलोसिटी क्या फील होने वाली है? पार्टिकल 2 की वेलोसिटी पार्टिकल 1 पे बैठ के क्या फील होने वाली है? 40 माइनस 10 30। और ध्यान दो, जैसे पार्टिकल 1 पे बैठोगे तुम्हें क्या लगेगा? हमारा एक्सेलरेशन जीरो। हमारे में जो एक्सेलरेशन है वही हमें दूसरे पार्टिकल में फील होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पार्टिकल 1 पे बैठ के पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन क्या फील होने वाला है? जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी। पार्टिकल 1 पे बैठ के पार्टिकल 2 का तुम्हें जब एक्सेलरेशन जीरो फील हो रहा है तो तुम्हें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई देगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कब तक? जब तक दोनों पार्टिकल एयर में है। ध्यान दो, जब तक दोनों पार्टिकल एयर में है, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। और ध्यान दो, 10 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों पार्टिकल में से कौन सा ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा? 10 मीटर पर सेकेंड जिससे हमने जिसको फेंका है वो कम ऊपर जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड से जिसको हमने फेंका है वो ज्यादा हाइट अटेन करेगा। जो ज्यादा हाइट अटेन करेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन दोनों में से ग्राउंड पे पहले जाके कौन गिरने वाला है? 10 मीटर पर सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद ग्राउंड पे आ जाएगा, सेकेंड वाला तब भी हवा में होगा। जब फर्स्ट वाला पार्टिकल तुम्हारा ग्राउंड पे आके गिर चुका होगा, सेकेंड वाला पार्टिकल अभी भी एयर में होगा। फर्स्ट वाला पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। सेकेंड वाले पार्टिकल का अब भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी। तो पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो था, रिलेटिव सेपरेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था। पर अब तुम देख रहे हो जैसे ही पार्टिकल 1 ग्राउंड पे आके टकरा गया उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। पार्टिकल 2 अब भी एयर में है, उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। पार्टिकल 1 के ऊपर बैठ के तुम देखो तो पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो रिलेटिव सेपरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पैराबोला आ जाएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ की शेप पैराबोला अपवर्ड, एक्सेलरेशन अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो ग्राफ की शेप पैराबोला डाउनवर्ड। तो पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन और बाद में ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बी आंसर। आया समझ में? आया कैसे ग्राफ प्लॉट किया? जब तक दोनों पार्टिकल हवा में हैं, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो तो एक पार्टिकल में बैठ के दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई देगी। रिलेटिव सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से चेंज होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। पर दोनों में से एक पार्टिकल जैसे ग्राउंड पे टकरा गया, दूसरा पार्टिकल अब अभी हवा में है। जो ग्राउंड पे टकरा गया उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जो अभी भी एयर में है उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। रिलेटिव एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं है, जी है।
और पार्टिकल 1 पे बैठ के हमें क्या लग रहा होगा, हम तो रेस्ट में हैं, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड नेगेटिव, तो क्या लेंगे हम ग्राफ, पैराबोला और पैराबोला डाउनवर्ड्स। फिर हो गया, समझ में आया सबको? ऐसा सेम क्वेश्चन पास्ट ईयर आईआईटी में भी आ चुका है। आईआईटी में 2015 से पहले आया है, ये 2015 में जेई मेंस में देख सकते हो आईआईटी वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो आईआईटी के पास्ट ही है, तुम्हारे जेई मेंस में, नीट में, दोनों में रिपीट होते रहते हैं। मैं पास में तुम्हें काफ़ी बार हिंट कर चुका हूँ। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2012 में आया हुआ है AIEEE में। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास पार्टिकल है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तुम्हें उसका फोर्स, उस पे पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स बता रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स लग रही है, टाइम वेरिंग फोर्स लग रही है, और इसके पार्टिकल के बारे में बता रखा है, पार्टिकल का मास m बता रखा है। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है और स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट पे, तो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। और तुम्हें पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेडिक्ट करना है, कैसा होगा, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना? तो फोर्स तुम्हें दे रखी है, फोर्स अपॉन मास कर दूं, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए वेलोसिटी टाइम में रिलेशन चाहिए। ठीक है ना? अब तुम्हें एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी निकालनी है, क्या करोगे? 3 सीढ़ियाँ याद है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। स्टेप डाउन करने के लिए डिफरेंशिएशन, स्टेप अप करने के लिए इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी निकालनी है, स्टेप अप करना है, स्टेप अप करने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे dv बाई dt से या v dv बाई ds से। तो किससे रिप्लेस करूं, dv बाई dt से या v dv बाई ds से? ठीक है, जैसे तुम लोग बता रहे हो dv बाई dt से, अगर ठीक है हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए तो dv बाई dt से रिप्लेस करेंगे ताकि इंटीग्रेट करने पे v और t में रिलेशन आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास आ गया dv इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम ई की पावर माइनस बी टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेलोसिटी शुरू में 0 है, तो velocity will change from 0 to v, time will change from 0 to t। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट डालोगे v माइनस 0। एफ नॉट बाय एम तो कांस्टेंट था, मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले गया, e की पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स डी, e की पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स ही होता है, e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x बाई 2, e की पावर nx dx का इंटीग्रेशन, e की पावर nx बाय n, तो e की पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस बी टी बाय माइनस बी। समझे क्या? क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ नॉट बाय एम बी, टाइम की लिमिट डालते हैं, टाइम की मैंने अपर लिमिट डाली तो e की पावर माइनस बी टी अपॉन माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, e की पावर माइनस 0, e की पावर 0 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाला माइनस 1 भी बचा हुआ है माइनस। क्या आ गई वेलोसिटी? एफ नॉट बाय एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। ठीक है ना? इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। बस ये तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाला फंक्शन है, तुम 12th वाले हो वैसे भी जानते ही हो, और फिर भी किसी को नहीं रिकॉल हो रहा हो तो वीटी ग्राफ बनाना है। डालो टाइम को 0, टाइम को 0 डालोगे वेलोसिटी 0, वैसे क्वेश्चन में बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम को डालो इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। वेलोसिटी एफ नॉट बाई एम बी, कितने टाइम बाद? टी को इन्फिनिटी डालने पे आया ना, तो इनफाइनाइट टाइम बाद। ये ग्राफ बन गया, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है ना? ये तो तुम्हें चलो मैंने मैथमेटिकली करके दिखाया, एक्सेलरेशन था, इंटीग्रेट करा, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया। देखो कोशिश करते हैं इसमें थोड़ा टाइम बचाने की।
क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन हमने फोर्स अपॉन मास करके निकाला था, क्या आ गया था? एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम आ गया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, पता है सबको? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है ना। चलो टाइम को जीरो डालो। एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है? टाइम को जीरो डालो, ई की पावर जीरो वन, एक्सेलरेशन आ रहा है एफ नॉट बाई। टाइम को डालो इन्फिनिटी, टाइम को डालो इन्फिनिटी, टाइम को इन्फिनिटी डालो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो इनफाइनाइट टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, इनफाइनाइट टाइम पे वीटी ग्राफ का स्लोप जीरो। कौन से ऑप्शन में इनफाइनाइट टाइम पे वीटी ग्राफ का स्लोप जीरो हो रहा है? हम्म, अच्छा ये गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। हाँ गुजरात क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहा है, ये बी आंसर होगा, इसने आंसर में गलत। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर बी और सी में ग्राफ सिमिलर है, जिसमें टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है बी ऑप्शन के अंदर, और सी ऑप्शन में तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ग्राफ को इसने टच करते हुए दिखाई नहीं रखा, कुछ उसको क्रॉस करते हुए दिखा रखा है। तो जो इसने चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से बी हमारा आंसर होगा, ये मैं ध्यान नहीं दिया, बी आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? कैसे रिलेट किया? तुम्हें ये इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तुम इस तरीके से भी थोड़ी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि तुम्हारे को जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर वीटी ग्राफ का स्लोप टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव आना चाहिए और टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो आना चाहिए। तो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप जीरो, ऐसा तुम्हारा सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर हो रहा है, बी आंसर। डी ऑप्शन में भी हो रहा है, डी ऑप्शन में भी हो रहा है, सॉरी, डी ऑप्शन में भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप जीरो हो रहा है, ठीक है ना। और t इक्वल टू जीरो पे स्लोप पॉजिटिव, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो, पर इसमें d ऑप्शन के अंदर बीच में एक और टाइम पे भी स्लोप जीरो हो रहा है। जो तुम्हारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इन्होंने ऐसे बना रखा है, ठीक है ना। तो तुम्हारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे स्लोप पॉजिटिव, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप जीरो। पर तुम देख रहे हो ग्राफ के अंदर बीच वाले किसी टाइम पर भी स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो हो रही है। जबकि तुम देख रहे हो ये तुम्हारे सामने जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें एक्सेलरेशन को अगर तुम जीरो करोगे तो तुम्हें सिर्फ टाइम की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्सेलरेशन को जीरो डालोगे तो टाइम की वैल्यू सिर्फ तुम्हें एक ही मिलेगी, इन्फिनिटी। जबकि इस वाले ग्राफ में तुम देख रहे हो स्लोप दो बार जीरो हो रहा है, एक बार टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हो रहा है और एक बार बीच में भी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बिना इंटीग्रेट करें एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, इस बात को यूज करके भी तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है और कौन सा ऑप्शन रूल आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। है राधिका, समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है, जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हीं ऑप्शंस के साथ एक्सेलरेशन इनिशियली पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इन्फिनिटी पे जीरो, ठीक है। ये दो कंडीशन कौन कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है? तो बी में हो रही है और डी में भी हो रही थी, पर डी वाला फिर रूल आउट हो गया क्योंकि इसमें बीच में एक्सेलरेशन कहीं पे टाइम पे जीरो हो रहा है और हमारा एक्सप्रेशन कहीं पर भी बीच में एक्सेलरेशन का जीरो होने वाला नहीं है, सिर्फ टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो होगा। तो डी ऑप्शन रूल आउट हो गया, बी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई ना स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये आई ट्रिपल ई में, सॉरी 2009 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने किसी बॉल को हाइट से ड्रॉप कर दिया है, वो बॉल जाके नीचे किसी प्लेट से इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, कोलाइड करके वापस से ऊपर आएगी, फिर टकराएगी, फिर वापस ऊपर आएगी, इलास्टिक कोलिजन है, रिबाउंड होती चली जाएगी। हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही है हमें चेक करना है। हाँ नोट्स में भी कराया हुआ राधिका, चल कोई नहीं, अभी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी बॉल की जब तुमने ड्रॉप किया है? तो जीरो। तो वेलोसिटी शुरू में जीरो, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। ये बॉल नीचे जाएगी, ग्राउंड पे टकराएगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी में v मान लेता हूँ, डाउनवर्ड है वेलोसिटी, या v नॉट मान लूँ, तो वेलोसिटी जीरो से माइनस वी नॉट,
ठीक है ना। अब बॉल टकराएगी, टकरा के रिबाउंड करेगी, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी वी नॉट डाउनवर्ड से वी नॉट अपवर्ड, दैट इज माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट। कोलिजन का टाइम नेग्लिजिबल बता रखा है क्वेश्चन में, तो मैं टाइम गैप वो नेग्लिजिबल मानते हुए इसको देख रहे हो सडनली ऊपर ले जा रहा हूँ। वेलोसिटी माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट, ठीक है ना। इसके बाद अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, वेलोसिटी वी नॉट से कम होते होते जीरो जाएगी, फिर बॉल रुक के वापस नीचे आएगी, तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते फिर से वी नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आया ग्राफ समझ में आया। फिर बॉल आके टकराएगी, फिर से इसकी वेलोसिटी माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट इन नेग्लिजिबल टाइम। बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। आया समझ में आया ग्राफ। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? ऐसा ग्राफ तुम्हारा सी भी है और बी भी है। बी और सी में क्या फर्क है? टाइम इंटरवल्स तो प्रॉपरली मार्क्ड ही नहीं है इसके अंदर, बी ऑप्शन के अंदर। ठीक है ना। बी ऑप्शन के अंदर और सी ऑप्शन के अंदर ग्राफ तो मुझे सेम से ही लग रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। कुछ हो सकता है इस किताब के अंदर ऑप्शन ढंग से प्रिंट करके नहीं दिया हो सकता है टाइम जैसे बी सी ऑप्शन में मार्क कर रखे हैं, बी ऑप्शन में भी कुछ टाइम मार्क करके दे रखे हो। अदरवाइज जो मेरे सामने ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे बी और सी सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है ना। क्या समझ में आ गया? ये टाइम की अगर कुछ मार्किंग्स अगर बी और सी ऑप्शन में अलग अलग होती तो शायद मैं डिफ्रेंशिएट कर पाता। ये किताब में कुछ प्रिंटिंग एरर है। ठीक है ना, चेक कर लेना इसको। खैर कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगी। पहले फॉल करते हुए आ रहा है, एक्सेलरेशन कम है, जी डाउनवर्ड। उसके बाद जैसे कोलिजन हुआ तब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट जा रही है। फिर ऊपर जाते समय नीचे आते समय फिर से एक्सेलरेशन जी हो गया, फाइनाइट एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, बस यही चलता जाएगा ग्राफ आगे कंटिन्यूसली। ठीक है, क्लियर है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आई ट्रिपल ई 2008 में आया हुआ है। इसमें तुम्हारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों x इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने वाले हैं, दोनों x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम t इक्वल टू जीरो। तुम्हारा जो पहला वाला पार्टिकल है इसको मैं पार्टिकल वन, इसको मैं पार्टिकल टू बोल देता हूँ। पार्टिकल वन जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, एक्सेलरेशन इसका a कांस्टेंट है। ठीक है ना। और सेकेंड वाला जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, सेकेंड वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट बता रखी है, एक्सेलरेशन जीरो बता रखा है। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकेंड वाला पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। पार्टिकल वन का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x1 है, पार्टिकल का टू का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x2 है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है x1 माइनस x2 वर्सेस t का। चलो अब दिमाग लगाओ, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल टू। तो हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल टू निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बताओ दोनों पार्टिकल के रिलेटिव मोशन को डिस्कस करने के लिए कौन से पार्टिकल पे बैठूं, वन पे या टू पे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन टू ऑफ पार्टिकल टू, तो ऑब्वियसली पार्टिकल टू के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो पार्टिकल टू के ऊपर जाके बैठेंगे। पार्टिकल टू पे बैठ के हमें क्या लगेगा? हम तो रेस्ट पे हैं, हमारी वेलोसिटी हमें पार्टिकल वन में फील होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली हमें क्या लग रहा है? हम तो रेस्ट पे हैं, पार्टिकल वन लेफ्ट में जा रहा है और क्या हो रहा है? रिटार्ड। लेफ्ट में जा रहा है, रिटार्ड करते करते रुकेगा, रुकने के बाद वापस आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन क्रॉस करके राइट में आगे जाएगा। तो पार्टिकल वन पार्टिकल टू दोनों का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन अलोंग एक्स एक्सिस शुरू में जीरो। इसके बाद पार्टिकल वन कहाँ जाने वाला है? नेगेटिव डायरेक्शन में, और बाद में जाने वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आने वाला है?
पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे आने वाला है? पैराबोला आने वाला है, और पैराबोला अपवर्ड। ठीक है ना। अब पैराबोला अपवर्ड बनाना है मुझे यहाँ पे ग्राफ, और मुझे दिख रहा है पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में इनिशियली लेफ्ट जाने वाला है। उसका पोजीशन पहले नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाते जाते वो रुकेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा, फिर से रिलेटिव सेपरेशन 0 हो जाएगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट फिर से बराबर हो जाएगा, और फिर ये पार्टिकल जब राइट में जाएगा तो इस तरीके। कैसे बनाया, समझ में आया? कौन सा ग्राफ हो गया ये? बी आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE 2005 में आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate at a rate f through a distance s, then continues at a constant speed for time t and then deaccelerate at rate f by 2 to come to rest. If total distance traveled is 15s, then s is equal to डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t में s और t में रिलेशन दे रखे हैं तुम्हें ABCD 4। खैर क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कार पहले रेस्ट पे एक्सेलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर रिटार्ड करते करते रेस्ट पे आ रही है। जहां किसी क्वेश्चन में बॉडी फर्स्ट एक्सेलरेट देन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन रिटार्डिंग, ये लैंग्वेज सुनते ही क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में? बॉडी पहले एक्सेलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, बाद में रिटार्ड हो रही है, इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनते ही मन में क्या आता है? सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, रिटार्ड हो रही है, या बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, फिर रिटार्ड हो रही है। ऐसी लैंग्वेज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है ना, इस तरह की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही प्लॉट होकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहले पार्टिकल एक्सेलरेट, फिर क्या कर रहा है वो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, और फिर क्या हो रहा है? वो रिटार्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहले वो एफ से एक्सेलरेट हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? एस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने एस मार्क करके दिखा दिया। देन इट कंटिन्यूज विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, ये टाइम हमें टी बता रखा है, एंड देन डी एक्सलेट एट कांस्टेंट रेट एफ बाई टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15s है, तो एस और टी में रिलेशन बताना है। चलो ध्यान से देखो, पहले तो नोटिस करो इसकी वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम जा रही है, फिर लास्ट में मैक्सिमम से 0 जा रही है। 0 से मैक्सिमम के समय एक्सेलरेशन एफ है, मैक्सिमम से वेलोसिटी 0 जाने में एक्सेलरेशन एफ, रिटार्डेशन एफ बाई 2 है। एक्सेलरेशन एफ, रिटार्डेशन एफ बाई 2। तो ध्यान से देखो, पहले वेलोसिटी को 0 से मैक्सिमम जाने में अगर मैं मान लूँ टाइम टी नॉट लगा, तो कौन बताएगा मुझे मैक्सिमम से 0 जाने का टाइम? वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम गई रेट एफ से, टाइम लगा मैंने मान लिया टी नॉट। अब मैक्सिमम से 0 जा रही है, रिटार्डेशन एफ नहीं एफ बाई 2 है, कम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, टी नॉट की जगह 2 टी नॉट। ठीक है ना गौरव, समझ में आती है बात? और अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, कितना बता रखा है क्वेश्चन में? एस। तो इस ट्राइंगल का एरिया गैस करो, हाफ बेस इनटू हाइट में, हाइट तो अभी भी सेम है, बेस 2 टी नॉट डबल हो गया। तो ध्यान दो, जब ये एरिया एस है तो कॉमन सेंस है ये एरिया 2s होगा, डबल होगा। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय द कार इज 15s, तो ये s ये 2s, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा? 12s। चला क्या दिमाग? आया, समझ में आया? ठीक है ना। चलो, तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम गई, क्वेश्चन में हमें s बता रखा है, एक्सेलरेशन f बता रखा है, तो s और f के टर्म्स में v मैक्सिमम को रिलेट कर दूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में एक्सेलरेशन f, डिस्प्लेसमेंट s, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन विल बी √2fs। और अब ध्यान से देखो, ये वाला एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 12s। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट कितनी है? √2fs, मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर।
विड्थ कितनी है क्वेश्चन में, टी, हाइट इंटू विड्थ, इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, और वो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग डिसाइड कर चुके हैं 12s से। बस अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अपने पास क्या आ गया, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2f(s) टी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 12 का स्क्वायर 144s²। s से एक s चला गया, अपने पास क्या रिलेशन आ गया, s इज इक्वल टू 2/144, 1/72 है क्या ऑप्शन? कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, डी आंसर, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आया समझ में, आया, फॉलो किया सबने? ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में बॉडी पहले एक्सेलरेट हो रही है बाद में रिटार्ड हो रही है, या पहले एक्सेलरेट हो रही है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बाद में रिटार्ड हो रही है, सुनते ही तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का मन कर जाना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, ग्राफ के साथ खेलो, क्वेश्चन खत्म करो। आगे समझ में आ गया? चलो, इतने क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछ रखे थे, निपट गए सारे। बाकी फिर हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।